दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, टेट पेट और पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम शार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारत का जो संवैधानिक विकास है वो क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। भारतीय संविधान का निर्माण क्षणिक नहीं बल्कि एक अंतराल के बाद विकास की प्रक्रिया में हुआ है और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कई प्रकार के अधिनियम पारित हुए। उसके माध्यम से सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई थी और इन सब का भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत के संवैधानिक विकास को अगर हम शासन की प्रवृत्ति के आधार पर देखें तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो पारित अधिनियम हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान पारित प्रमुख संसदीय अधिनियम, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन। याद रखिएगा, ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन जो प्रमुख अधिनियम हैं, इन दो भागों में हम बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए जो ब्रिटिश संसदीय अधिनियम पारित हुए उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1786, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853, यानी मुख्य रूप से कुल 6 अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान पारित किए गए। और यहाँ पर आप देखिए, ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, और उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 और लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आप अगर जो देखेंगे तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए उसमें 7 अधिनियम हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 6 और ब्रिटिश क्राउन के अधीन 7 अधिनियम जो है ये पारित किए गए भारत में शासन व्यवस्था के संचालन के लिए। तो आइए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो महत्वपूर्ण अधिनियम हैं उसमें सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो प्रमुख प्रावधान हैं उनके बारे में जानेंगे और इसमें हम केवल उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य इसका था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर किए जाने का जो है इसमें प्रयास किया गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि इस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर था, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, बंगाल का गवर्नर, इसको जो है गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इस एक्ट के अधीन। और इसमें वारेन हेस्टिंग्स, ये भी याद रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, क्योंकि इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इसके अलावा अन्य जो प्रमुख प्रावधान हैं इसमें आप जान लिए कि
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गवर्नर जनरल, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। और इसमें जो सदस्य थे उनके नाम एक बार जान लीजिए, जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग और रिचर्ड बारवेल। और आप जान लीजिए कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, इस अधिनियम में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अधीन यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है और बंगाल के गवर्नर जनरल का ही इस पर शासन था। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत दोस्तों 1774 में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और उच्चतम न्यायालय की स्थापना के समय जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे उस समय सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और अन्य न्यायाधीशों में हाइड, चैम्बर्ज और लिमेस्टर थे। लेकिन एक तथ्य और जान लीजिए, जो उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था उसके बाद ये जो है इसका प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आगे जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और आधुनिक उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में किया गया था। ये अतिरिक्त जानकारी है आपके लिए। अब आइए आते हैं दूसरे प्रमुख अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रमुख प्रावधानों को जान लेते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था और पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर पड़ा, जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। पिट जो है ये ब्रिटिश पीएम थे, उन्हीं के नाम पे ये इस एक्ट का नाम पड़ा क्योंकि उन्हीं के समय में ये जो महत्वपूर्ण अधिनियम है ये पारित किया गया था। तो इसमें प्रमुख प्रावधान क्या किए गए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कंपनी के मामले में जो सरकारी नियंत्रण इसमें वृद्धि की गई। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की गई। कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य, जो कंपनी के पॉलिटिकल एंड ट्रेडिंग यानी कमर्शियल कार्य, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों में अलगाव किया गया यानी पृथक्करण किया गया। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान था उसमें कंपनी के राजनीतिक कार्यों में प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, इसमें राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए एक कंट्रोल बोर्ड यानी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई और व्यापारिक कार्यों के संचालन के लिए डायरेक्टर जो काउंसिल है, निदेशक मंडल, याद रखिएगा, निदेशक मंडल की स्थापना की गई व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए और निदेशक मंडल को अधीक्षण यानी सुपरविजन की अनुमति दी गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आइए जानते हैं तीसरे महत्वपूर्ण अधिनियम चार्टर एक्ट 1786 के बारे में। चार्टर एक्ट 1786 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने, अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये जो चार्टर एक्ट था इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, गवर्नर जनरल को जो काउंसिल थी परिषद, काउंसिल के निर्णयों को रद्द करने, कोई काउंसिल निर्णय ले लेती थी तो उसको रद्द करने और अपने स्वयं के निर्णय को लागू करना,
यदि काउंसिल ने कोई निर्णय दिया तो उसको रद्द करने और स्वयं के निर्णय को लागू करने का जो अधिकार था गवर्नर जनरल को, ये चार्टर एक्ट 1786 के द्वारा दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं 1813 का दोस्तों ये चार्टर एक्ट 1813। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या किए गए इसको जानिए दोस्तों। कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार में समाप्ति, कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये बहुत बार आप पढ़े हैं। और चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को जो है ऐसे ही पूर्ववत जारी रखा गया। तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, नोट कर दे रहा हूँ, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। आप जानते हैं इसके पहले के अधिनियम में भी सरकारी नियंत्रण में वृद्धि कर दी गई थी, एकाधिकार समाप्त किया गया। दो चीज़ों को छोड़कर, कौन कौन? चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इनको छोड़कर जो है कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। 1813 के चार्टर एक्ट में एक और महत्वपूर्ण जो मिशनरी थी, ईसाई मिशनरी, इनको भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। और 1813 का चार्टर एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार शिक्षा पर प्रतिवर्ष इसमें 1 लाख रुपए, देखिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। खर्च हुआ या नहीं ये अलग चीज़ है, लेकिन पहली बार इसमें शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब आगे आइए देखते हैं दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके प्रमुख प्रावधान, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। लेकिन प्रमुख प्रावधान आप जान लीजिए कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हो गए। मोनोपोली जो कंपनी की थी व्यापार पर, ये पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किया गया, कुछ हिस्सा केवल, क्योंकि आंशिक रूप से हिस्सेदारी की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई थी। और 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था दोस्तों, इसको पूरे ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये ब्रिटिश भारत का, पूरे ब्रिटिश भारत का, जिस पे ब्रिटिश भारत का अधिकार था भारत, उसके ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और कौन सबसे पहला बना? ये था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। साथ ही 1833 के एक्ट में एक विधि आयोग के गठन की बात की गई। इसमें विधि आयोग का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग गठित किया गया था। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अब आइए इस अधिनियम के बाद, 1833 के अधिनियम के प्रावधानों के बाद देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। चार्टर एक्ट 1853 1853, इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे इनको जानते हैं। तो विधि निर्माण के लिए पहली बार केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विधि निर्माण के लिए 1853 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती जो है ये खुली प्रतियोगिता, इसमें सिविल सेवा भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई। इसके अलावा
दोस्तों जो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान हैं इसमें आप देख लीजिए, जो डायरेक्टर थे बोर्ड में, डायरेक्टर की संख्या ये 24 से घटाकर मतलब इसमें माइनस किया गया, ये 18 कर दिया गया। और जिसमें 6 जो होते थे, इसी में 6 ये ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। कार्यपालिका और विधायिका संबंधी कार्यों का पृथक्करण देखिए, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन, इनके कार्यों में पृथक्करण किया गया, अलगाव किया गया 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान हैं 1853 के चार्टर एक्ट के। अब आइए भारतीय शासन अधिनियम, जो कि दूसरा पार्ट है। ये तो अभी हमने ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके दौरान पारित प्रमुख अधिनियम और उनसे संबंधित प्रावधानों के बारे में पढ़ा। अब आइए जानते हैं ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत जो अधिनियम पारित किए गए, उसमें सबसे पहला अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1800, भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश क्राउन के पास सत्ता चली गई और भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से हटाकर क्राउन को दे दिया गया। भारतीय जो शासन था ये कंपनी से हटाकर क्राउन को दे दिया गया और भारत राज्य का सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को दिए गए। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल अभी तक कहा जाता था, गवर्नर जनरल कहा जाता था, इसको अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का प्रथम वायसराय बना था, लॉर्ड कैनिंग। और आप जान लीजिए भारत में ब्रिटिश क्राउन का जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था ये अब वायसराय हो गया। ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि अब ये वायसराय हो गया, यानी इसको रिपोर्टिंग अब ब्रिटिश क्राउन को करना होता था। तो ये भारत शासन अधिनियम 1858 के प्रमुख प्रावधान हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये 7वां अगर जो हम माने क्रम से 7वां, तो 8वां आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए 8वां जो हमारा अधिनियम है वो भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। ये 1858 के बाद देखिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। इसमें जो प्रमुख प्रावधान हैं, ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये वायसराय को दी गई, याद रखिएगा। दूसरा प्रावधान जो इसमें किया गया कि राज्य विधान परिषद का गठन किया गया, राज्य विधान परिषदों का गठन किया गया। इसके अलावा विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिली। ये 1861 के अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली का शुभारंभ किया गया और वायसराय को कार्यकारी परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय को जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीय सदस्यों को किस रूप में? तो गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। और साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां दी गई और केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। अब आते हैं अगले अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892 और इसके प्रमुख प्रावधानों के बारे में जानते हैं।
दोस्तों इसमें प्रमुख प्रावधान ये हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद जो थी उसके भारतीय सदस्यों को भारतीय सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार दिया गया। इसमें कोई संशोधन तो नहीं ये लोग करा सकते थे, लेकिन बजट पर विचार करने का भारतीयों को अधिकार दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था और सार्वजनिक हित के मामलों में केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना, देखिए जो सार्वजनिक हित के मामले हैं उसमें केंद्रीय विधान परिषद के जो भारतीय सदस्य थे उनको 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार इसमें नहीं था। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। और यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में सीमित अर्थ में अगर जो कहा जाए तो इसके द्वारा निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है ये हमारे। अब आगे आते हैं जो अगला महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। दोस्तों 1909 का जो अधिनियम है इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है और इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता रही है वो ये है कि ब्रिटिश भारत में सबसे पहले पृथक निर्वाचन के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत इस अधिनियम के द्वारा हुई थी और कहा भी जाता है कि इस अधिनियम ने भारत में हिंदू मुस्लिम में जो दूरी की वजह यहीं से प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। परिषद के सदस्यों को बजट पर और लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी सदस्यों को जो पहले सीमित अधिकार थे, सदस्यों को जो है बजट पर लोकहित के विषयों की विवेचना करने, पूरक प्रश्न पूछने और अन्य प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में गांधी जी ने कहा है कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया और रैमजे मैकडोनाल्ड का कहना था कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि प्रांतीय विषयों के आरक्षित और हस्तांतरित में जो है विभाजन किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली, प्रांतों में डायर्की या द्वैध शासन की प्रणाली जो है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा किया गया। और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो मुस्लिमों के लिए 1909 के एक्ट में शुरू हो गया था, इसमें इस निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया और ये किसके लिए? मुस्लिमों के अलावा सिखों, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और इसमें किसको? यूरोपियंस के लिए भी शामिल कर दिया गया, जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करके। और साथ ही साथ केंद्रीय जो विधायिका थी उसको द्विसदनात्मक बनाया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग ये
1919 के अधिनियम में किया गया था। आगे आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ये हमारे संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ भारत शासन अधिनियम 1935। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान के विकास में, और इसके तहत जो प्रमुख प्रावधान किए गए, इसके तहत संघीय लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा की गई। साथ ही साथ द्वैध शासन प्रांतों से समाप्त किया गया और केंद्र में लागू किया गया, और उत्तरदायी शासन, इसमें प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर उत्तरदायी शासन या स्वशासन की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर आप देखिए 1935 के शासन अधिनियम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, और जब हम संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तो इसमें हम जानते हैं कि इस अधिनियम से 200 से अधिक जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं, 200 से अधिक अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ले लिए गए हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों का इसमें विस्तार किया गया। भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार, जो हमारा संविधान है, उसका आधार और स्रोत 1935 का शासन अधिनियम बना था। इस रूप में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, और शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों में किया गया। 1937 में जो क्रियान्वयन था फेडरल न्यायालय का 1935 के अधिनियम के तहत किया गया, और 1935 के अधिनियम पर कुछ महत्वपूर्ण जो भारत के विचारक हैं उनका कथन है। J.L. नेहरू ने 1935 के शासन अधिनियम के बारे में कहा है कि कार जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं, ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, और इसी को नेहरू ने गुलामी का दास्ता पत्र या गुलामी का अधिकार पत्र कहा है। गुलामी का अधिकार 1935 के अधिनियम को, साथ ही साथ दासता का आज्ञा पत्र, गुलामी का आज्ञा पत्र या दासता का अधिकार, इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। और दोस्तों आप जान लीजिए कि इस अधिनियम 1935 के अधिनियम से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में भारत के संविधान में इसको शामिल किया गया है 1950 में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1935 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता आप ये जान लीजिए कि जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1936 का कहाँ पे लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें 1935 के अधिनियम को अस्वीकृत कर दिया गया, यानी इसको मानने से इनकार कर दिया गया। अब आइए देखते हैं लास्ट में, जो हम सबसे लास्ट में अधिनियम की बात करेंगे, ये है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम था भारत में शासन के दौरान। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये हुआ कि अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन और भारत और पाकिस्तान, इसमें भारत और पाकिस्तान में 2 अधिराज्यों में संपूर्ण ब्रिटिश भारत के विभाजन का प्रावधान किया गया भारत पाकिस्तान में। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर, जो रियासतें थी उन पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता की समाप्ति हो जाएगी। रियासतों से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की समाप्ति की बात की गई, ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी। दोनों अधिराज्य जो बनेंगे भारत पाकिस्तान, उनके संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। हालांकि संविधान जो निर्माण समिति थी उसका गठन 1946 में हो गया था।
तो संविधान निर्मात्री सभा को इसमें संविधान बनाने का अधिकार दिया गया और दोनों राज्य जो थे उनको ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ था उससे अलग होने की, राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई। यानी इच्छा पर निर्भर था कि ये दोनों अधिराज्य इसमें शामिल होंगे या नहीं। इसके अलावा दोस्तों भारत के राज्य सचिव या स्टेट सेक्रेटरी का जो पद था उसको, राज्य सचिव का पद वो समाप्त कर दिया गया। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने शार्ट में ब्रिटिश शासन के दौरान और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन भारत में शासन व्यवस्था प्रशासन के संचालन के लिए पारित प्रमुख अधिनियम और उनमें निहित व्यवस्थाएं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं की तैयारी और रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।